हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने 8वीं क्लास की कार्यपत्रक संख्या 27 जो कि 22 जनवरी के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। यह कार्यपत्रक आपके सामाजिक विज्ञान का से संबंधित है। इसमें राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो आपकी किताब है उसमें हाशियाकरण से निपटना, उसमें पार्ट 2, इससे पहले भी हम हाशियाकरण और हाशियाकरण से के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं या आपने किसी कारण से पिछली वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट 6ठी से 8वीं क्लास की जाएंगे तो उसमें 8वीं क्लास की वीडियोज़ हैं। अभी हम इसमें हाशियाकरण से निपटना यानी निपटने के क्या क्या प्रयास हैं उस पार्ट में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। अब कैसे जो हाशिए पर समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी समुदाय, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है या सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इस पर इसमें चर्चा है। तो हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं। तो अभी पिछले में हमने पढ़ा सरकार की नीतियां हैं, जैसे छात्रवृत्ति देना, फ्री में शिक्षा, खाद्य सुरक्षा देना, आवास देना, फ्री बिजली, इस तरह की बहुत सारी उनको सरकारी योजनाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार ने कानून भी बनाए हैं जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं और उन कानूनों में इनके जो अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। अब क्या है वो कानून क्या है? तो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये आप बच्चों से नोट कर लीजिएगा, एक अधिनियम है। इसमें प्रावधान क्या क्या है, जैसे कि अब देखिए, नीतीश सरकार जैसी योजना बना दी, फ्री बिजली, फ्री खाना, उनको छात्रवृत्ति देना, उनको सहायता देना, आर्थिक सहायता, जो भी चीज़ें कर रही है, लेकिन अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं ना, तो उसलिए ये कानून आया था। पहला क्या है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। तो पहले कभी कभी जैसे कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति सामने चला गया, किसी सवर्ण को छू लिया या उच्च वर्ण के व्यक्ति को छू लिया या कुछ गलत काम कर दिया, तो उसको गंदी चीज़ें जो है पिलाई जाती थी, खिलाई जाती थी ज़बरदस्ती, उसको अपमानित किया जाता था कि आइंदा से वो ऐसी हरकत ना करे। तो इसमें कहा गया कि अगर इस तरह की कोई भी किसी अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान है। दूसरा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे पर सजा का प्रावधान है। कई बार आप देखते हैं कि सिर मुड़ा दिया जाता है, चेहरे पे कालिख पोत दी जाती है, गधे पे बिठा के घुमा दिया जाता है, या मारपीट दिया जाता है, उसको गाली दी जाती है जाति सूचक शब्द दे करके। तो ऐसे से उस व्यक्ति के जो अनुसूचित जात जनजाति का है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। जबकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को जाति, लिंग, किसी भी प्रकार से, चाहे उसके जाति हो, वर्ग हो, लिंग हो, जन्मस्थान हो, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है। अस्पृश्यता का जो नियम है उसमें भी इस प्रकार की चीज़ों को वर्जना है, तो इसलिए ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है। तीसरा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। तो कोई भी अनुसूचित जात जनजाति का व्यक्ति है, उसकी ज़मीन है या उसको आवंटित की गई सरकार द्वारा, उस पर कोई भी अगर कब्जा करता है तो सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो ये भी देखिए कि कोई महिला अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसको अपमानित करना या उसके पर हमला करने पर भी सजा का प्रावधान है। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फ़र्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो ये जो कानून था, इस
उनकी काफ़ी मांगें थी, मांगों के बाद लाया गया था ताकि उनके खिलाफ जो भी शारीरिक मानसिक अपराध हो रहे हैं उन पर क्या किया जाए, पाबंदी लगाई जाए, और अपराधी जो लोग हैं जो ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं उनको सज़ा मिले। अब जो आदिवासियों की मांगें थी, ये तो अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी सबके लिए है, लेकिन आदिवासियों कुछ और मांगें थी, और जो ये 1989 का अधिनियम आया इसमें क्या अंतर रह गया, उनकी क्या मांगें रह गई, इस पर चर्चा हो रही है। तो 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि इस कानून में कहा गया है कि उनके नाम जो भी आवंटित ज़मीन है उस पर कोई अन्य कब्जा नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार से जब कोई कब्जा करता है तो इसका वो सहारा लेते हैं। अब क्या है, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। तो इस तरह का वो सहारा लेते हैं जब भी ऐसा होता है। तो इस कानून के हिसाब से आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में भिन्न प्रकार की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। तो आप देखते हैं कई बार सरकारें भी जंगल उंगल है जब उनका अधिग्रहण करती हैं तो आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित कर देती हैं, उनको असभ्य और क्या क्या लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से सरकारें भी उल्लंघन करती हैं कानून का। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने में छूट देती है। तो आप कभी कभी देखते हैं कि आदिवासियों के साथ जहाँ पे जैसे कोयले की खदान है, पेपर मिल की लकड़ी का व्यापार हो रहा है, क्योंकि आदिवासी लोग जंगलों में ही रहते हैं, तो वहाँ पे जो घुसपैठिया लोग हैं, जैसे जो बाहर के लोग जाते हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको वहाँ से उजाड़ते हैं, और सरकार इसके लिए उन्हें छूट दे देती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और कई बार आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है कि कुछ जंगलों को जानवरों के लिए अभयारण्य या आरक्षित घोषित कर देती है जानवरों के लिए, तो वहाँ पे फिर लोगों का रहना मना होता है, वहाँ के पेड़ काटना, वहाँ पे मानवीय गतिविधि वर्जित हो जाती है। तो फिर मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, ये इतना बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके इतने बड़े हिस्से को अभयारण्य घोषित कर दिया गया, यह आरक्षित क्षेत्र, तो यहाँ की जो जनजाति है उनको यहाँ से बाहर लाने पे विवश किया जाता है। श्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास के लिए भी मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। जाहिर सी बात है, सरकार कहती है कि उद्योग लगाने के लिए, परियोजना के निर्माण के लिए सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो इनके लिए, इनके पुनर्वास अगर इनको हटाया जा रहा है तो इनके पुनर्वास के लिए सरकार थोड़ा सा पैसा तो खर्च ही कर सकती है। तो ये कुछ उनके प्रश्न हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ चिंताएं हैं जो यहाँ पे उजागर की गई हैं। अब देखिए, आपको क्रियाकलाप है कि पौधे लगाते हुए एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ होंगी। तो बच्चों ये बहुत आसान है, आप करिए, पौधे लगाते हुए एक चित्र बना लीजिए और पेड़ काटने से क्या क्या हानियाँ होती है आप लिखिए। बहुत ही आसान है, ये 6ठी क्लास का 5वीं क्लास का भी बच्चा लिख सकता है, तो इसे आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होती है तो अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। अब प्रश्नों पर आते हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों को शोषण एवं अत्याचार से बचाने के लिए यह कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आप इतना सा ही लिख दीजिए। दूसरा है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो ऊपर बच्चों देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ मुख्य बिंदु, आप इन्हें लिख सकते हैं। आदिवासियों को उनकी ज़मीन पर क्यों वापस मिलनी चाहिए? क्योंकि संवैधानिक रूप से आदिवासियों जो ज़मीनें हैं वो उनकी ज़मीन है और उन पर किसी और का कब्जा नहीं हो सकता था, इसीलिए आदिवासियों को उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।
कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से वो ज़मीन उनकी है, तो उस पर किसी अन्य जो गैर आदिवासी हैं उनका कब्जा नहीं होना चाहिए। अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए क्या सुझाव हैं। तो आप बताइए उनकी मदद के लिए क्या सुझाव हैं। पहली बात तो उन्हें सशक्त किया जाए, शिक्षित किया जाए। जो चूँकि वो जंगलों में रहते हैं, या तो जंगल के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनसे रिलेटेड उनके जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कुटीर यानी छोटे उद्योग हैं, उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाए। उनको कृषि या पशुपालन से संबंधित सहायता दी जाए, शिक्षा दी जाए उनको फ्री में। तो ऐसे कई सारे सुझाव हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा और भी सुझाव हैं जो आपके दिमाग में आता है, तो आप लिख के इसे चेक कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।